Hello everyone, welcome to my YouTube channel विनय फिजिक्स। माई सेल्फ विनय शर्मा। और बेटा लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था एफबीडी पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे न्यूमेरिकल। और आज हम डिस्कस करेंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम और कंस्टेंट मोशन को। उसके अंदर भी एफबीडी डायग्राम ही है जहाँ पर हम सूडो फोर्स को डिस्कस करेंगे, वेज कंस्टेंट को डिस्कस करेंगे, कंस्टेंट मोशन को डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होती क्या है, पहले हम उनको समझते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स, पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम समझेंगे, है ना, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरीके से फ्रेम को एक्सप्लेन करता है, मतलब इसके दो टाइप अपने एक्सप्लेन करते हैं। एक होती है इनर्शियल फ्रेम, होती है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है जिसके अंदर हम पार्टिकल की पोजीशन या पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती हैं, एक इनर्शियल फ्रेम होती है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। तो इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम का मतलब आप समझ जाएं हमेशा कि किसी ऐसे फ्रेम की बात हो रही है जिसके अंदर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को या उसकी वेलोसिटी को या उसके मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उस तरह के फ्रेम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं। अब इसमें कुछ फ्रेम इनर्शियल होती हैं और कुछ फ्रेम नॉन इनर्शियल होती हैं। तो इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं अपन? तो इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? तो इनर्शियल फ्रेम है, बंद करो इसको। तो इनर्शियल फ्रेम है वो कैसी फ्रेम होती हैं जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो। इनर्शियल फ्रेम कौन सी फ्रेम होती हैं? जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो। और दूसरा, जिसमें कोई भी बॉडी, चाहे वो परमानेंटली या तो रेस्ट में होनी चाहिए या फिर किस में हो बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, या हम कहीं यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दो कंडीशन हमारे पास इनर्शियल फ्रेम में होती हैं। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है ना, वो, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम का दूसरा नाम है बेटा एक्सेलरेटेड फ्रेम, है ना। क्या होता है? एक्सेलरेटेड फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम अराइज होती हैं जैसे कि मान लो कोई एक ऐसी फ्रेम है जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं हो रहे हैं, है ना, तो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कह देते हैं। लेकिन तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है और जिसमें नहीं फॉलो होते हैं, नॉट फॉलो एनएलएम। इसमें एनएलएम फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मुझे फॉलो करवाने हो तो हम यहाँ लिख देते हैं टू वैलिडेट एनएलएम इन फ्रेम, so we must apply concept of pseudo force। तो यहाँ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो अराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि सूडो फोर्स है वो क्यों लगती है बेटा। ठीक है ना, तो सूडो फोर्स है वो किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में लगेगी और वैलिडेट करवाने के लिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को लागू करवाने के लिए, है ना। और इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में लग रही है और ये हमेशा उस फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगी ये फोर्स, ये बात आप समझें। तो इसका मतलब जो सूडो फोर्स है वो दरअसल किसके बराबर होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसका, या तो ऑब्जर्वर का होगा या फिर एक्सेलरेशन किसका बेटा,
नॉन इनर्शियल फ्रेम का, NIF का, या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा या फिर किसका होगा, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि अगर कोई फ्रेम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो जो सूडो फोर्स है वो उस फ्रेम के एक्सेलरेशन के बिल्कुल अपोजिटली काम करेगी, है ना, क्योंकि मुझे न्यूटन्स लॉ उस पर फॉलो करवाने थे। इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने सपोज ये गाड़ी चल रही है, कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, और सपोज इसका मास हमारे पास m1 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a1, ठीक है। और ये मेरे पास एक दूसरी गाड़ी है जिसका मास हमने m2 मान लिया और इसका एक्सेलरेशन हमने कितना माना, a2। फोर्स फाइंड करनी है, फाइंड सूडो फोर्स, फाइंड सूडो फोर्स ऑन m1। और ये जो m2 है हमारे पास, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, वो ऑब्जर्वर इस m1 को देख रहा है। तो सूडो फोर्स हमें m1 पर फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन या ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये होगी किसके बराबर, अभी अभी हम पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि जो सूडो फोर्स होती है ये दरअसल किसके बराबर होती है बेटा, -m एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर या -m एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये अपोजिटली वर्क करता है फ्रेम के एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर हमें फोर्स किस पर फाइंड करनी है, m1 पर। तो फोर्स हो गई, मास तो हो गया इसका m1, लेकिन एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या मैन के रिस्पेक्ट में, जिसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है, a2 के। लेकिन इस m1 के ऊपर जब मैं सूडो फोर्स देखूंगा तो इस a2 के बिल्कुल अपोजिटली काम करेगी। तो इस सूडो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी बेटा, और इधर होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा एक्सिस है बेटा, इधर हम जाते हैं तो हमारे पास, इधर जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको देख रहा हूँ m1 को, तो ये कौन सा एक्सिस के अलोंग है, -x एक्सिस के अलोंग है। तो जो फोर्स हमारे पास होगी वो किसके बराबर होगी, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा मेरे पास, -m1a2 आई कैप। क्लियर है। तो फॉर्मूला देखो मैंने यही बताया था अभी कि जो फोर्स होगी, सूडो फोर्स होगी, वो मास और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर या मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम के बराबर होगी। इसका एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है और इस गाड़ी का एक्सेलरेशन है a। इसमें हमने एक बॉडी लटका रखी है जिसका मास है m, और जब ये एक्सेलरेट करती है तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, पीछे, कितने एंगल से जाएगी, थीटा एंगल से जाएगी। तो इसको करने के दो तरीके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो सूडो फोर्स है वो लगेगी कब, है ना, भाई कब लगाना है और कब नहीं लगेगी। तो बेटा ये डिपेंड करता है, इसके दो केस हैं, है ना। जब जो मैन है वो ग्राउंड पे खड़ा है, जैसे सपोज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, है ना, तब इसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो ये सूडो फोर्स मेरे को नजर आएगी नहीं, क्योंकि मैं इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं हूँ, मैं रेस्ट वाली फ्रेम में हूँ, है ना। तो फिर उस केस में क्या होगा कि अगर ये पेंडुलम पीछे जा रहा है और इसने एंगल बना लिया कितना, थीटा, तो इस पे टेंशन हो गई टी। अगर इसका मास m है तो वेट कितना हो गया, mg। टेंशन के कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी कोस थीटा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। और क्योंकि एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है तो ये टी कोस थीटा इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, तो टी कोस थीटा तो mg के बराबर हो जाएगा, और टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, ma के। टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, ma के। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, जी टेन थीटा। तो ये तो आंसर हमारे पास एक्सेलरेशन का आ गया, जी टेन थीटा, जब ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा था, ग्राउंड पे। अगर सपोज यही केस है, सेम टू सेम केस है, और मैंने कहा कि ये गाड़ी चल रही है किसी एक्सेलरेशन a के साथ, और अब
जो ब्लॉक इसमें रखा है वो इस तरह से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस पे सूडो फोर्स किधर काम करेगी, इधर, दैट विल बी एफ बराबर एम ए। कब काम करेगी ये सूडो फोर्स, मुझे कब दिखाई देगी, जब जो ऑब्जर्वर है वो गाड़ी के अंदर हो, है ना, मतलब आप भी उसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में होने चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं बता दूं कि भाई जो सूडो फोर्स होती है वो तभी काम करती है या हमें तभी दिखाई देती है जब आप ऑलरेडी या ऑब्जर्वर है वो उसी फ्रेम के अंदर हो, है ना। तो जैसे ये ऑब्जर्वर मैंने इसके अंदर रखा तो अब इसे सूडो फोर्स नजर आएगी कि पेंडुलम है वो किसी फोर्स से कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा कि ये ब्लॉक या ये पेंडुलम जो पीछे की तरफ जा रहा है, इट मेक्स सम एंगल थीटा, इस पर सूडो फोर्स काम कर रही है इधर, दैट विल बी एम ए। इस पे टेंशन हो गई टी, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी कोस थीटा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, और इधर आ जाएगा एम जी। अब मैं इसके इक्विलिब्रियम कंपोनेंट देखूंगा तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के, सॉरी एम ए के। टी साइन थीटा है वो एम ए के बराबर हो जाएगा, टी कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, एम जी के। और इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एक्सेलरेशन का फिर से आंसर क्या आ जाएगा, जी टेन थीटा। तो दोनों केस से आंसर है वो सेम आया है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आप कहाँ खड़े होकर इस चीज को मेजर कर रहे हो, कार फ्रेम में मेजर कर रहे हो या फिर ग्राउंड फ्रेम में मेजर कर रहे हो। ग्राउंड फ्रेम में आप मेजर कर रहे हो या कार फ्रेम में मेजर कर रहे हो, ये आपको देखना होगा, तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सूडो फोर्स को। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे अपने पास, सपोज मेरे पास एक वेज है और उस पर एक ब्लॉक हमने रखा है बेटा इस तरह से, ठीक है। अगर इसका मास m है और इट मेक्स सम एंगल थीटा, तो ये कह रहा है कि भाई अगर ये किसी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करे, ये जो वेज है ये किसी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करे, है ना, कितना एक्सेलरेशन हो इस वेज का कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, है ना। तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरे तो उसके लिए वेट हम डिफाइन करेंगे इसका एम जी। यहाँ से इसके कंपोनेंट तोड़ो, इफ इट मेक एन एंगल थीटा, तो ये क्या आ गया कंपोनेंट यहाँ पर, एम जी कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। अब क्योंकि मैं इस फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूँ, तो इस पर सूडो फोर्स किधर काम कर रही है, इधर, दैट विल बी एम ए। अब सूडो फोर्स इधर काम कर रही है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो गया यहाँ पर, थीटा। इस एम ए के कंपोनेंट और तोड़ लो, तो यहाँ मैं कंपोनेंट इसके डिफाइन करूँ तो ये हो गया देखो एम ए, और अगर ये इसके कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या आएगा बेटा, एम ए कोस थीटा, इधर क्या आ गया, एम ए साइन थीटा, ठीक है। तो हम एक देखें कि एम ए कोस थीटा के बिल्कुल अपोजिट कंपोनेंट क्या है। अगर ये एम ए कोस थीटा इधर होगा ना, तो एम जी कहाँ, एम जी साइन थीटा कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एम ए कोस थीटा है वो तो किसके बराबर आ गया, एम जी साइन थीटा के बराबर। एम से एम काटेंगे तो ए का वैल्यू किसके बराबर आएगा, जी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का आंसर अगेन क्या आ गया अपने पास, जी टेन थीटा। तो ये हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आंसर देखो एक जैसा ही आ रहा है, तो ये आप समझे कि ये क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं और डिफाइन करूं तो देखो, अब यही क्वेश्चन है सपोज, और ये हमने ब्लॉक ले लिया जिसका मास m है, ये मास मैंने 2m ले लिया, यहाँ पर सपोज एक पुली के थ्रू एक और मास हमने यहाँ लटका दिया, है ना, ये सरफेस है इस पे रखा है, एंड हेयर इट इज द मास m डैश। तो भाई ये वेज है वो किसी एक्सेलरेशन ए से चलने लगेगा, तो हमसे पूछा जाए कि फाइंड करो भाई टेंशन बताओ ऑन m डैश। m डैश जो मास है उसके ऊपर टेंशन बतानी है कितनी होगी।
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक्सेलरेट आगे की तरफ करेगा, अब रस्सी एक से बंधा हुआ है तो यहाँ पे टेंशन कितना हो गया बेटा टी, यहाँ पे भी टी, इसका वेट कितना हो गया एम डैश जी। क्लियर है। अब अभी अभी हम निकाल के आए हैं कि जो अगर वेज एक्सेलरेशन ए से मूव करे और ये एम हिलेगा नहीं, एम डजन मूव, एम है वो मूव नहीं कर रहा है ना, ये सवाल में पूछ ले। तो अभी अभी हम निकाल के आए हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी टेन थीटा के। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी टेन थीटा के, है ना। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी अभी हम निकाल चुके हैं कि वो जी टेन थीटा है। तो ये अगर आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये इसका एक्सेलरेशन कहाँ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। और अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इस पर अगर मैं फोर्स पढ़ूं तो वो किसके बराबर आएगी, एम डैश जी माइनस टी विच इज इक्वल टू एम डैश ए। और यहाँ से एम डैश ए की वैल्यू किसके बराबर है, जी टेन थीटा की, दैट विल बी एम डैश जी माइनस टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, एम डैश जी माइनस एम डैश जी और टेन थीटा। अभी ये एंगल मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैं जनरल इक्वेशन पढ़ रहा हूँ पहले, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इस पे भी हम टेंशन पढ़ेंगे तो देखो हमें पता है कि रस्सी में टेंशन है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, इधर बनेगा टेंशन की डायरेक्शन। तो ये जो पूरा सिस्टम है, एक तरफ तो हमने एम डैश को लटका रखा है, एक तरफ अपने पास क्या है, एम प्लस टू एम मास का एक सिस्टम है जो कितने एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ए बराबर जी टेन थीटा के बराबर, है ना। तो इसका मतलब इस इधर वाले पूरे सिस्टम के ऊपर, है ना, ये जो वेज और ये जो ब्लॉक है, इससे अगर मैं लिखूं तो जो टेंशन है वो किसके बराबर होगी अपने पास, दैट विल बी एम और टू एम कितने हो जाएंगे, एम और टू एम हो जाएंगे थ्री एम, और इनटू में ए डैश, दैट विल बी टी इज इक्वल टू थ्री एम, ए डैश की वैल्यू किसके बराबर, जी टेन थीटा की। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हम टेंशन निकाल सकते हैं एम डैश पर, या एम डैश की वैल्यू भी पूछ सकता है बेटा, है ना। यहाँ से हम टेंशन भी निकाल चुके हैं, और अगर मुझे पूछा जाए कि कितना एम डैश हम यहाँ लटकाएं तो वो एम डैश भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी इजिली फाइंड आउट एम डैश। तो आप एम डैश को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मान लो कि हमारे पास एक और क्वेश्चन हमें दे दे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे बेटा लिफ्ट के ऊपर, किस पे दे दे, लिफ्ट पे, है ना। लिफ्ट के केस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है, जी प्लस ए। लेकिन ये कैसे आएगा, है ना, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो सपोज ये एक्सेलरेशन ए है, नीचे एक्सेलरेशन, ऊपर जा रही है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये है, नीचे आएगी तो जी इफेक्टिव है वो किसके बराबर होगा, जी माइनस ए की, है ना। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। सपोज एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ खड़ा है ना, और ये एक ब्लॉक है जो इसमें लटका दिया मैंने। अब टेंशन टी है तो वेट कितना हो गया इसका एम जी। अब ये अगर एक्सेलरेशन ऊपर जाएगी तो मैंने अभी बताया था कि ऑब्जर्वर अगर बाहर खड़ा है तो ये फ्रेम उसे कैसी नजर आएगी, वो ये इसे नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम दिखेगी, है ना। मतलब ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट में ही है ना, लेकिन जैसे ये इस फ्रेम के अंदर एंटर करेगा तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में दिखेगा। तो उसे इस ब्लॉक पर क्या नजर आएगी, सूडो फोर्स नजर आएगी, और वो सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी, दैट विल बी एम ए। क्योंकि लिफ्ट कहाँ जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर ए से जा रही है, तो इसका मतलब जो टेंशन है वो किसके बराबर होगी बेटा यहाँ पर, एम जी प्लस एम ए विच इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। सो हमें यहाँ पता लगा कि m किसके बराबर आ गया, दैट विल बी g प्लस ए, क्या हो गया यहाँ पर, g इफेक्टिव हो गया। तो जैसा हमने इसमें पढ़ा वैसे हम इसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ पर t किसके बराबर आएगा, m g माइनस ए विच इज इक्वल टू, अगर ये ब्लॉक इस तरह से हमने लटका दिया और टेंशन t है और ये हो गया अपने पास mg, तो इस बार सूडो फोर्स कहाँ होगी, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, ऊपर। तो ये t किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, t इज इक्वल टू एम जी इफेक्टिव। तो इस केस में g इफेक्टिव अपने पास g माइनस ए आएगा, इस केस में g इफेक्टिव g प्लस ए आएगा।
तो इस पर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक लिफ्ट है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर है, एंड दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन। ये मान लो एक्सेलरेशन हमने मान लिया कोई भी 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन हमने मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड, और इसमें कोई ब्लॉक हमने लटका रखा है, दैट विल बी 10 kg। 10 kg का एक ब्लॉक हमने इसमें लटका रखा है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है। अब ये कह दे कि बताओ इसमें टेंशन बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसकी टेंशन निकालेंगे तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो मास किसके बराबर, टेंशन किसके बराबर होगी, m g प्लस a के। तो मास यहाँ पर 10 हो गया, g की वैल्यू 10 ले लो, एक्सेलरेशन 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 120 न्यूटन आ गया। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक लिफ्ट है और अगेन ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है। अब यहाँ से मैं कोई कॉइन है वो ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉइन है जिसको मैंने ड्रॉप किया है, और ये लिफ्ट की हाइट है वो मैंने मान ली 24 मीटर, एंड इट एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा जाता है एक्सेलरेशन। अब ये कॉइन अगर हम गिराएंगे तो पूछ ले कि बताओ कितने टाइम में ये कॉइन ग्राउंड को हिट करेगा, टाइम पीरियड पूछ ले, तो कितने टाइम में ग्राउंड को हिट करेगा बेटा। तो हम जानते हैं कि जब इस कॉइन को ड्रॉप किया जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया अपने पास, जीरो के। इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया और हाइट कितनी है 24 मीटर, तो s की जगह अपन 24 लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पर बॉडी है वो, ये कॉइन नीचे की तरफ गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पर सूडो फोर्स लगेगी, और कॉइन नीचे आ रहा है तो इस पर ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, जी इफेक्टिव। और वो जी इफेक्टिव होगा किसके बराबर, वो जी इफेक्टिव होगा जी प्लस ए के। किसके बराबर होगा, जी प्लस ए के, क्योंकि जो कॉइन है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो सूडो फोर्स है वो नीचे की तरफ काम करेगी। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, दैट विल बी जी प्लस ए और इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हाफ, और एक्सेलरेशन अगर 2 है तो ये 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, दैट विल बी 24, और इंटू में टी स्क्वायर, 2 से काट दो 6, यहाँ से काटेंगे 4, तो टी का आंसर टी स्क्वायर अगर 4 के बराबर है तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड आ गई। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए सूडो फोर्स के ऊपर। आई होप सभी को ये सूडो फोर्स समझ में आई होगी। सूडो फोर्स के लिए मैंने बताया आपको 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो सूडो फोर्स क्या होती है, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है, और अगर मुझे उसमें न्यूटन्स लॉ इंप्लीमेंट करने हैं तो ऑब्जर्वर को उस एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखना होगा, तभी वो सूडो फोर्स को काउंट कर सकता है। और सूडो फोर्स हमेशा उस एक्सेलरेटेड फ्रेम के एक्सेलरेशन के या ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के कहाँ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया है, ये ध्यान रखें। और जो इनर्शियल फ्रेम होती है ना, वो उसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, और ये फ्रेम या तो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट जो सूडो फोर्स है उसके हमने 2 केस पढ़े हैं। अगर कोई ऑब्जर्वर फ्रेम से बाहर होता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम में है या एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। और उसके हमने बाद में कुछ और एग्जाम्पल पढ़े हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का आंसर लगभग मोस्ट प्रोबेबिलिटी केसेस में कितनी ली अपन ने, जी टेन थीटा है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है थीटा की वैल्यू देकर। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। तो बेटा देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंस्ट्रेंट मोशन। अब ये कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, है ना। कोई रुकावट है वो आ गई बॉडी के मोशन के दौरान, और वो किसी भी एफबीडी के रेस्पेक्ट में हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहा हूँ तो कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर हम कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास रोड है या कोई टॉट स्ट्रिंग है, टॉट स्ट्रिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसी रस्सी जो स्लैक नहीं हो रही है ना, तो अलोंग द रोड एंड
a taut string magnitude, या हम कहें component of the magnitude, component of magnitude of velocity and acceleration is always same. जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट रहेगा रोड या फिर एक टॉट स्ट्रिंग के अक्रॉस, वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ये कहता है कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर। तो कंस्ट्रेंट मोशन में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप है वो यही है ना, जिसमें हम रस्सी टॉट स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम्पल से हम ये चीज़ समझते हैं ना, क्योंकि मेन मुद्दा है न्यूमेरिकल आना चाहिए, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल के लिए आपको 3-4 बातें मैंने समझाई है कि कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर जो बॉडी है वो मूव करती है, एफबीडी के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है ये, फ्री बॉडी डायग्राम के रिस्पेक्ट में। और इसमें जब कोई रोड या स्ट्रिंग हम लेते हैं तो वो स्लैक नहीं होनी चाहिए, और अगर वो स्लैक नहीं होगी तो उस रोड के रिस्पेक्ट में या उस रस्सी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अपने पास एक ब्लॉक है इस तरह का, और ये मान लो कोई ब्लॉक ए है, इसका एक्सेलरेशन अपने पास a1 है, और कोई दूसरा ब्लॉक है जो ब्लॉक बी है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, और दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। तो हम ये कहेंगे कि इनका दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा, सेम। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक रोड है, अब रस्सी की बजाय एक रोड पे ले लेते हैं, और रोड का ये एंड है वो किसी वेलोसिटी v1 के साथ है, और ये वाला एंड है ये भी किसी वेलोसिटी v2 के साथ है, एंड इट मेक्स सम एंगल थीटा एंड ऑल्सो इट मेक्स सम एंगल थीटा, है ना। या इसको मान लो थीटा 1 या इसको मान लो थीटा 2, अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, सेम एंगल भी हो सकते हैं। तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट, इन दोनों वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं वो आपस में बराबर होंगे अलोंग द रोड, दैट विल बी v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे बेटा, बराबर, क्योंकि ये कंस्टेंट मोशन के पहले टाइप का हमने एक रिजल्ट बोला है कि अगर हमारे पास एक रोड या टॉट स्ट्रिंग है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या रहेंगे, सेम। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अपने पास एक ब्लॉक है जो इस तरह से रखा गया है, और वो ब्लॉक है वो किसी रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ हमने एक पुली लगा दी है, और ये पुली किसी ब्लॉक से बंधी हुई है यहाँ पे, लाइक दिस। और यहाँ ये एंगल बना रहा है कितना, सपोज 37 डिग्री। और इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, या वेलोसिटी बोल दे, एक्सेलरेशन बोल दे, वो मान लो है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है। तो इसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो ये 2 मीटर पर सेकेंड है ना, इसका कंपोनेंट रस्सी के अलोंग कितना होगा, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, 2 cos 37 डिग्री। ये आ गया। अब ये जो 2 cos 37 डिग्री है, यही वेलोसिटी आगे इस रस्सी से जुड़ी हुई है, तो यही वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, v2 के। दैट विल बी 2 cos 37 है वो किसके बराबर, v2 के। और cos 37 हमने पढ़ा है, दैट विल बी 3, 4, 5, और ये एंगल कितना होता है, 37। तो कितना आ जाएगा cos 37 हमारे पास, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट विल बी v2। तो v2 का वैल्यू आएगा 8/5 मीटर पर सेकेंड। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज कि मेरे पास एक इस तरह का एक रोड है, और उस रोड के ऊपर हमने एक रिंग लगा रखी है। ये मान लीजिए हमारे पास एक रोड है, और इस रोड के ऊपर इस तरह से हमारे पास एक रिंग है, और ये रिंग एक पुली के थ्रू
यहाँ पर हमने एक पुली लगा दी और यहाँ पर हमने एक बेटा ब्लॉक लटका दिया। अब वो ब्लॉक का मास हम m मान लेते हैं, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और इसका एक्सेलरेशन हम मान लें कितना दे रखा है अपन को, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये एंगल अपन को दे रखा है 37 डिग्री, और हमसे पूछा गया है कि भाई इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो मुद्दा वही है कि आपको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखना है इस रस्सी के अलोंग। तो इस रस्सी के अलोंग a1 का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, दैट विल बी a1 cos 37, ठीक है। और अगर इसका एक्सेलरेशन a1 cos 37 इस रस्सी के अलोंग आया है तो यही एक्सेलरेशन आगे ट्रांसफर हो जाएगा, दैट विल बी a1 cos 37 ही किसके बराबर होगा, a2 के, क्योंकि रस्सी के अलोंग जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट क्या रहेंगे, सेम। तो a1 और cos 37 कितना है, अगेन हमारे पास 4/5, दैट विल बी a2। a1 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, काट दो इसको तो ये आ जाएगा 8 a2 का आंसर होगा। और इस तरह के हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारे पास अब नेक्स्ट टाइप है कंस्ट्रेंट मोशन में, जो टाइप 2 के क्वेश्चन है वो है बेटा वर्चुअल वर्क मेथड पर। किस पर बेस्ड है, वर्चुअल वर्क मेथड पे। और वर्चुअल वर्क मेथड में हम ये कहते हैं कि जो इंटरनल टेंशन है ना, उससे जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें मिलेगा वो हमेशा ज़ीरो मिलेगा। कहने का अर्थ है कि जो समेशन होगा टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब टेंशन की वजह से जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या हम कहें जीरो रहेगा, है ना। और अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, मतलब जो समेशन है टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर का मतलब है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, दैट विल बी t1 x1 प्लस t2 x2 प्लस t3 x3 विच इज इक्वल टू 0, है ना। और अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसी का अगर मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो यही फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, वेलोसिटी के लिए, t1 v1 t2 v2 t3 v3 इज इक्वल टू 0। इनमें डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, ध्यान रहे, लाइक दिस, ठीक है। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो यही फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए, मीन्स t1 a1 t2 a2 प्लस t3 a3 इज इक्वल टू 0। वर्चुअल वर्क मेथड है वो अपन वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम जो टेंशन के अलोंग, जो इंटरनल टेंशन है उसके अलोंग जो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 0। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, उससे ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे पास मान लो ये इस तरह से एक ब्लॉक है और यहाँ हमने एक पुली लगा दी है, और इस तरह से एक पुली यहाँ पर है, और एक ब्लॉक अपने यहाँ लगा रखा है, एक ब्लॉक अपन ने यहाँ लटका रखा है, ठीक है। ये केस है अपने पास। अब वो कह दे कि भाई इसका एक्सेलरेशन a3 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, एंड हेयर इट इज टेंशन t t t 2t, हेयर इट इज t। तो इस तरह का वो केस दे देगा। और ध्यान रहे, क्योंकि इस केस के अंदर वो आपसे एक्सेलरेशन फाइंड करवाएगा। क्या करवाएगा बेटा, फाइंड एक्सेलरेशन, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर इस इन क्वेश्चंस के अंदर आप मास क्यों नहीं दे रखा है। तो मास इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि वो निकलवाएगा आपसे टेंशन। तो आपको टेंशन और एक्सेलरेशन देगा हर ब्लॉक का, है ना। जैसे ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है, और इन सब की टेंशन और एक्सेलरेशन आपको दे रखा है। सपोज
A1 का वैल्यू है वो 2 है, A2 का वैल्यू है वो 4 है, तो कहेगा A3 का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो इसमें आपको वर्चुअल वर्क मेथड से आंसर निकालना है। तो आप देखेंगे कि जो ब्लॉक ए पर टेंशन और एक्सेलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों में एंगल कितना हो गया 0। तो उस केस में क्या आ गया बेटा अपने पास T1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, अब यहाँ से दूसरा बी ब्लॉक पर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इनमें भी एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पर टेंशन आएगा T इंटू में 2, यहाँ पर भी टेंशन T है और यहाँ कितना है 4 है ना, इसका एक्सेलरेशन 4 है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2T और A3, 2T और A3 का हमें वैल्यू निकालना है। अब तुम देखो कि 2T है और A3 के बीच में जो हमारे पास, देखो ये टेंशन अब बढ़ानी भी पड़ेगी और कई जगह दे भी रखी होंगी, दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 2T और A3 में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का, तो यहाँ क्या लिखेंगे A3 मल्टीप्लाइड बाय 2T, इस तरह से। और इन दोनों तीनों का सम किसके बराबर आएगा, 0 के। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो T कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 + 4 माइनस 2 इंटू में A3 विच इज इक्वल टू 0 एंड A3 इज इक्वल टू 4 + 2 कितना हो गया बेटा 6, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आंसर जो हमारे पास आया वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें भी वो आपसे एक्सेलरेशन ही जानना चाहता है, यहाँ पर आपको टेंशन दे रखी है, तो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम नाम दे देंगे ए, इस ब्लॉक को नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे सी। तो ब्लॉक ए पर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो टी मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 2। दूसरे ब्लॉक में एक्सेलरेशन, देखो यहाँ टेंशन कितनी हो जाएगी 2t, क्योंकि ऊपर टी है, ऊपर टी है, यहाँ कितना हो गया 2t। ये जो टेंशन कैसे निकालते हैं ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप एफबीडी के वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये 2t और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है a डैश, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है। बट यहाँ पर सी ब्लॉक में टेंशन और इसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2 + 2a डैश विच इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0। और 8 और 2 कितना हो गया बेटा -6 एंड a डैश इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम दे रखा है और इसमें कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये नंबर आ रहे थे बीच में। तो इसमें देखो आप, ये ब्लॉक ए है, ये इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। तो इन सभी में आप टेंशन देखें तो देखो ए ब्लॉक है, उसके रेस्पेक्ट में टेंशन और एक्सेलरेशन दे रखा है और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टी मल्टीप्लाइड बाई 2। दूसरे में पढ़ेंगे बी ब्लॉक में टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, दैट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2t। तीसरे में भी सेम डायरेक्शन की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2t ऊपर है और एक a3 है वो नीचे है, तो -5 मल्टीप्लाइड बाई 2t। और d है उसका अपन को पता नहीं है, तो d के लिए हम लिखते थे +t इंटू में a डैश इज इक्वल टू 0। सबसे टेंशन कॉमन है तो 2 + 6 - 10 और प्लस में a डैश इज इक्वल टू 0। और ये कितना आ जाएगा बेटा, दैट विल बी 2 माइनस का एंड प्लस में a डैश इज इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट a डैश, a डैश की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से 2। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है वो इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। सपोज किसी का भी आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये समझ जाना कि उसका एक्सेलरेशन टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। और इन सवालों में आपको मास नहीं देगा, आपको टेंशन निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, या एक्सेलरेशन निकालने के लिए देगा। तो टेंशन किसी में डायग्राम में, एफबीडी डायग्राम में मिल भी सकती है और किसी में नहीं भी मिल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इसमें ये ब्लॉक ए है और
इस ब्लॉक को हम बी ब्लॉक मान लेते हैं। तो ए ब्लॉक में टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर टी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 6। बट ये जो बी ब्लॉक है इस पर इधर तो टेंशन 2t लग रही है और इधर टी लग रही है, तो टोटल टेंशन कितनी होगी बेटा 3t। और क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है और जो टेंशन है वो क्या है, दोनों अपोजिट है। देखो इस ब्लॉक पर टेंशन लग रही है 2t और t कितना हो गया 3t, बट जो एक्सेलरेशन a डैश है वो इसके अपोजिट है। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना भाई, t को कॉमन ले लेंगे तो a डैश की वैल्यू 6/3 आ जाएगी विच इज इक्वल टू 2। और ये बहुत ही आसान मेथड है, इनसे आसान मेथड बेटा हो नहीं सकता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये क्या कहता है कि अपने पास ये देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन दे रखे हैं सारे के सारे और अपन को ये वाला एक्सेलरेशन पता करना है। तो इस ब्लॉक को हम अगेन ए मान लें और इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो पहले सी ब्लॉक पर हम पढ़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2t, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। फिर ए ब्लॉक पर पढ़ेंगे तो टेंशन एक्सेलरेशन सेम है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई टी। फिर हम बी ब्लॉक पर आएंगे तो यहाँ पर देखो टेंशन 2t और t और a3 दोनों सम सेम डायरेक्शन में है, तो टेंशन होगी 3t और एक्सेलरेशन हो गया बेटा a3 विच इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 8 + 6 + 3 इंटू में a3 कॉमन आ जाएगा, टेंशन तो कट जाएगी। तो ये a3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बी ब्लॉक है ये अपवर्ड की बजाय कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ ये दो क्वेश्चन और दे रखे हैं। देखो इन क्वेश्चंस की मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन आएंगे नहीं बेटा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें a डैश फाइंड करना है और a डैश और 2t की डायरेक्शन सेम है, तो 2t मल्टीप्लाइड बाई a डैश, और यहाँ पर 2t है यहाँ t है, तो इसमें t और a की डायरेक्शन अपोजिट है, तो -t मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, यहाँ से t को कॉमन ले लेंगे तो 2a डैश माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट a डैश 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पे आ जाओ, इसमें भी t और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो t मल्टीप्लाइड बाई 4 और यहाँ पर a और 2t की डायरेक्शन अपोजिट है, तो 2t मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे a2। तो ये किसके बराबर हो गया 0 के, दैट विल बी 4 - 2 इंटू में a2 विच इज इक्वल टू 0 एंड a2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही है, ये दोनों जिस डायरेक्शन में दिखाए गए हैं उसी डायरेक्शन में। बट यहाँ देखो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड आ गई, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई कितनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ a2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी भी डायरेक्शन कहाँ है a डैश की डायरेक्शन उसी की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या कह रहा है कि m1 अपने पास 10 kg है और हमें फाइंड करना है m2 और m3। अब ये सवाल में m2 m3 फाइंड करना है तो हमें लगाना पड़ेगा नेट फोर्स। नेट फोर्स का फॉर्मूला जो हमने FBD के अंदर पढ़ा है, ठीक है बेटा। नेट फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन कनेक्टेड बॉडीज में पढ़ा था ना, न्यूटन सेकंड लॉ लगा के, वही क्वेश्चन वही फॉर्मूला हमें यहाँ लगा के आंसर निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इस पर ये वर्चुअल वर्क मेथड लगाऊंगा जिससे हम इसका टेंशन और एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, तो पहले तो इस पर देखो भाई कितना है t मल्टीप्लाइड बाई a1, इस पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, और इस पर देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों क्या है, इस m3 के ऊपर टोटल टेंशन है 4t और एक्सेलरेशन 8 है, तो ये आ जाएगा -32t विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आंसर आ जाएगा a1 किसके बराबर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन अपने पास कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें m2 और m3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, तो इन पे सभी पे इक्वेशन हम पढ़ेंगे तो क्या आएगी, देखो पहले इस पे पढ़ते हैं, है ना। इस पे पढ़ेंगे तो क्या आएगा देखो, क्योंकि
ये m1 है वो इधर जा रहा है, तो हमें पता है कि जब इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी होती है तो इधर कंपोनेंट क्या होगा इसका, साइन का, दैट विल बी m1 साइन 37। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, और इधर टेंशन कितनी काम कर रही है, t। अब एक्सेलरेशन है वो a1 हमने निकाला 30, पॉजिटिव है तो टेंशन की डायरेक्शन में इधर ही होगा, तो बड़ा कंपोनेंट कौन हो गया, t माइनस m1g, दैट विल बी साइन 37 और विच इज इक्वल टू m1 इंटू में a1। ठीक है बेटा, m1 की वैल्यू 10 दे रखी है तो t भी आसानी से निकल आएगा। तो ये 100 साइन 37 होता है 3/5, और दैट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 30। इसको सोल्व कर लो, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, और t की वैल्यू कितनी आ गई, 360 आ गई, क्योंकि 10 गुणा 3 300 और 20 दिए 60, तो टेंशन आ गई अपने पास 360 न्यूटन। ठीक है, अब ये वैल्यू आसानी से हमें m2 और m3 की वैल्यू दे देगा। तो देखो ज़रा इस पर हम पढ़ेंगे वैल्यू, है ना, नेट फोर्स पढ़ेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इस पर जो टेंशन है ना वही इसके फोर्स के बराबर है, तो t किसके बराबर आ गया, m2 इंटू में a डैश, और m2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, t भाग में a डैश। अब t की वैल्यू कितनी है 360, और a डैश की वैल्यू हो गई 2, तो काटोगे तो कितना आएगा 180 न्यूटन, सॉरी केजी। तो 180 केजी तो अपने पास क्या आ गया बेटा, m2। अब रही बात किसकी, m3 की। m3 में एक्सेलरेशन नीचे है तो ये क्या आ गया, इसमें कंपोनेंट कौन बड़ा हो गया, m3g बड़ा, माइनस का 40 विच इज इक्वल टू m3 इंटू में a। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो m3 इंटू में 10 और 4 इंटू में 360, और m3 की वैल्यू अपन को पता नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है 8, तो ये इधर जाएगा, तो 8 में से 10 घटा दो, कितना आ गया बेटा 2m3, और विच इज इक्वल टू 4 इंटू में 360। तो m3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ से काट दो इसको, है ना, तो कितना आ गया 180, तो ये आ जाएगा 720 kg। तो 720 kg तो m3 आएगा, और m2 आएगा बेटा अपने पास 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी उतना ही आसान है। आप देखें ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक ए पर जो टेंशन है वो किधर काम कर रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो दैट विल बी 40, और इसका एक्सेलरेशन कितना है a2। और इधर बी ब्लॉक पर एक्सेलरेशन और टेंशन क्या है, अपोजिट है, तो देखो इस पर एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है इधर, दैट विल बी माइनस, इसलिए माइनस लिया है क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और टोटल टेंशन इस बी ब्लॉक पर काम कर रही है 5t और बराबर 0। तो यहाँ से a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 4, काट दो इसको, तो कितना आ गया बेटा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में अपन को क्या करना है कि वो कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ हर ब्लॉक का कितना होगा। तो पहले तो इस पर वर्चुअल वर्क मेथड से फॉर्मेट लगाते हैं। तो देखो a1 kg पर तो 2t और गुणा में a1। सेकेंड बी ब्लॉक पर हम चलेंगे तो इसमें भी सेम डायरेक्शन में, तो t मल्टीप्लाइड बाई a2। तीसरे ब्लॉक में चलेंगे तो इसमें भी टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो t मल्टीप्लाइड बाई a3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2a1 प्लस a2 प्लस a3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लगाएंगे a1 a2 a3 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ज़रा तुम इस 1 kg के ऊपर फोर्स पढ़ोगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर तो क्या है 2t, नीचे इसके हो गया 10 न्यूटन, क्योंकि मास 1 kg है तो वेट डाउनवर्ड हो गया, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ये किसके बराबर आएगा, a1 आ जाएगा अपने पास 2t माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका 1 kg, क्योंकि वो m1 a1 लिखा जाएगा, m1 की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो मैंने इसको लिखा नहीं। तो a1 अपने पास किसके बराबर आ गया बेटा, a1 आ गया 2t माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह अगर मैं a2 को लिखूंगा तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 20 और डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली a3 को लिखेंगे तो t बड़ा होगा क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो t माइनस और नीचे कितना हो गया 30 और डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0।
जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा टेंशन आ जाएगी, और टेंशन एक बार आ गई तो वैल्यू सोल्व कर लेंगे, एक्सेलरेशन भी आ ही जाएगा। इससे हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो ज़रा कैसे निकालेंगे। इससे यह आएगा 40 माइनस 20 प्लस यहाँ से कितना आ गया t माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, इसके नीचे 1 कर लो, t माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको मैं लिखूंगा तो ये 24, इसको सोल्व कर रहे हैं तो एलसीएम ले लो, सीधा ही मैं लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6, 24t माइनस 120 प्लस 3t और माइनस का कितना आ जाएगा 60 और प्लस का 2t माइनस, और यहाँ से आएगा 60 इज इक्वल टू 0। तो इसको पढ़ेंगे तो कितना आएगा, ये 24, 3 और 2 5, तो ये आएगा 2090 और माइनस का कितना आ जाएगा 120, 60 60, तो कितना हो गया 240 और विच इज इक्वल टू 0। और ये कितना आ गया बेटा यहाँ से 24 और टेंशन एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम है। हाँ, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 240 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर होगा। इतनी टेंशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब ये जो टेंशन है ना, ये किसी भी एक इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में रखो, देखो एक्सेलरेशन a1 किसके बराबर था, तो एक्सेलरेशन a1 के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूं देखो क्या आएगी, a1 अपने पास था 2t माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1, और a1 की वैल्यू आ गई अपने पास 240 डिवाइडेड बाई 29 माइनस 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास a1 आ जाएगा। सिमिलरली जो a2 था वो हम सोल्व कर सकते हैं t माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, इसमें भी टेंशन की वैल्यू रखेंगे तो a2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे हमने ये सवाल सोल्व किया ऐसे हम ये करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो एक टेंशन ऊपर लगेगी तो ये हो गया mg, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2t, क्योंकि इधर भी 2t आएगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इधर ले लो, सपोज इसका एक्सेलरेशन a1 हो गया, इसका एक्सेलरेशन a2 हो गया। ठीक है, दोनों को सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाई a1 और प्लस में इसका आ जाएगा t इंटू में a2 इज इक्वल टू 0। देखो अगर a1 a2 का आंसर मेरे को नहीं पता था इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कितना है, लेकिन अगर इसमें मैं सिर्फ ये मान के चलूँ कि भाई टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, तो यहाँ से 2t है वो किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी 2a1 है वो प्लस में a2 विच इज इक्वल टू 0। अब इस पर अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाकर a1 a2 लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा, देखो जरा a1 का आंसर किसके बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि इस पर टेंशन 2t काम कर रही है तो यही इसका फोर्स होगा, दैट विल बी 2m a1। तो t की वैल्यू, सॉरी a1 की वैल्यू किसके बराबर आ गया 2t डिवाइडेड बाई 2m, तो ये तो लिख सकता हूँ 2t डिवाइडेड बाई 2m। और a2 अगर मैं लिखूंगा तो बड़ा कौन है t माइनस एम जी विच इज इक्वल टू m a2। व्हाट अबाउट a2, दैट विल बी t माइनस एम जी डिवाइडेड बाई m, हो गया, और ये 0 के बराबर। अब ये 2 से 2 कट गया और यहाँ से क्या आ गया अपने पास, m को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2t, m कॉमन आ जाएगा उधर चला जाएगा, प्लस का t माइनस का एम जी विच इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो 3t माइनस में क्या आ गया एम जी विच इज इक्वल टू 0, और t की वैल्यू क्या आ गई बेटा एम जी बाय 3। अब ये हमारे पास टेंशन आ गई तो एक्सेलरेशन भी आसानी से निकल सकता है। देखो यहाँ से a1 निकलेगा, a1 किसके बराबर आएगा 2 इंटू में t की वैल्यू कितनी रखेंगे एम जी डिवाइडेड बाई 6m, 2 3 6 हो जाएगा, m से m काटेंगे, यहाँ से काटोगे 3, तो ये आंसर आ गया g बाई 3। अगर a1 का आंसर g बाई 3 है ना, ये टेंशन की वैल्यू मैंने इस पहली इक्वेशन में रख दी तो हमारे पास किसका आंसर आ गया a1 का। अब इसी टेंशन को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा t2 का। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कंस्टेंट मोशन पर थे। अब
हम बात करेंगे वेज कंस्ट्रेंट की। तो वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है देखो जरा बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइप 3 कंस्ट्रेंट मोशन में, वो है टाइप 3। जो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3, वो है वेज कंस्ट्रेंट। और वेज कंस्ट्रेंट के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है, वेज कंस्ट्रेंट में तो बेटा जो देखो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 3, वो है वेज कंस्ट्रेंट। अब वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? वेज कंस्ट्रेंट में कुछ इस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक वेज के ऊपर एक रोड को इस तरह से रखा जाता है, या कोई दूसरा शेप भी हो सकता है। एक दो एग्जांपल और कर लेंगे, उससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। उसके अंदर वो कहता है कि ये दोनों की वेलोसिटी है वो आपको देगा, या एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी के अलावा एक्सेलरेशन भी दे सकता है इस तरह के सवालों में। और आपको ये कहेगा कि भाई आप ये बताएं कि इन दोनों की वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, या एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। तो आपको हमेशा दो बातें ध्यान रखनी है कि इस वेज कंस्ट्रेंट में एक तो ब्लॉक और इस रोड का, ब्लॉक एंड रोड हैव नो रिलेटिव मोशन। इनका कोई भी रिलेटिव मोशन आपस में नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि नॉर्मल के अलोंग, जो नॉर्मल हम यहाँ खींचेंगे अलोंग नॉर्मल, जो नॉर्मल के अलोंग इनके कंपोनेंट होंगे अलोंग नॉर्मल ऑन वेज सरफेस, या हम कहें जहां पर ये कांटेक्ट कर रही हैं, यहाँ कांटेक्ट कर रही है ना, देखो ये दोनों हैं, वो यहाँ कांटेक्ट कर रही हैं। तो इस जगह के ऊपर जो हम नॉर्मल खींचेंगे, इस जगह पर जो क्या खींचेंगे नॉर्मल, उस नॉर्मल के अलोंग जो इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। ये मेथड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अलोंग नॉर्मल वेज सरफेस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है इन सवालों में। तो जैसे सपोज मेरे पास यही क्वेश्चन हम ले लें, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ठीक है भाई, तो इस पर हम एक नॉर्मल खींचें तो नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इसका तो यूं हो गया, दैट विल बी वी, और इसका हो गया यू नीचे की तरफ। थोड़ा सा ऐसे दिखा दें इसको, यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया इसका u, और ये हो गया इसका वेलोसिटी v। और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो u का कंपोनेंट और v का कंपोनेंट जो मैं इस नॉर्मल के अलोंग देखूंगा, हाँ, जहाँ पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो उस v का और u का कंपोनेंट क्या आएगा? v का कंपोनेंट तो यहाँ पर आएगा बेटा v साइन थीटा, और u का कंपोनेंट जो आएगा यहाँ पर वो आएगा u कोस थीटा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा v साइन थीटा इज इक्वल टू यू कोस थीटा। और इसने वेलोसिटी हमसे पूछी है किसकी भाई? वेलोसिटी ऑफ रोड ए, और इनके वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो u किसके बराबर आ गया बेटा? v टेन थीटा के बराबर आ गया। u का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? u टेन थीटा के। अब इसी तरह के हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो सपोज कि मेरे पास इस तरह का एक वेज दिया गया है जो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और इस पर हमने एक
रोड को इस तरह से डाल रखा है। इस रोड का नाम मैंने ले दिया ए और इसका नाम दे दिया बेटा मैंने बी, और इसका एक्सेलरेशन है वो कितना है a2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है a1। तो मुझे इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा, देखो उसके लिए हम यहाँ पर जहाँ पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं ना वहां पर हम खींचेंगे नॉर्मल लाइक दिस, और जैसे ये नॉर्मल खींचेंगे तो a1 का वैल्यू तो कहाँ जा रहा है नीचे, a2 का वैल्यू कहाँ जा रहा है इधर। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आ गया, ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना आ गया थीटा। तो a1 का कंपोनेंट और a2 का कंपोनेंट इस नॉर्मल के अलोंग कितना हो जाएगा, इस नॉर्मल के अलोंग। तो a2 का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, दैट विल बी a2 साइन थीटा, और a1 का कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पर a1 कोस थीटा। और जो ये वैल्यू हमारे पास बनी इस हिसाब से इन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर यही क्वेश्चन आ जाए, सपोज ऐसा ये क्वेश्चन आ जाए जिसमें इसी तरह का एक और वेज ले ले इस तरह से, और एक रोड को वो इस तरह से डाले बेटा, इस बार है ना रोड इस तरह से, और इस रोड का नाम मैंने दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। इसका एक्सेलरेशन सपोज इधर है, दैट विल बी a2, इसका एक्सेलरेशन इधर है, दैट विल बी a1। तो इस केस में अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो नॉर्मल ऐसे ही होगा, और इस पॉइंट पर a1 की डायरेक्शन तो देखो इधर ही रहेगी और a2 की डायरेक्शन इधर है। और अगर ये मान लो कि इसने एंगल थीटा बनाया, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रहे, है ना, मैं सिर्फ आपको एक जनरल केस पढ़ा रहा हूँ। तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो a2 का कौन सा कंपोनेंट है जो a1 की डायरेक्शन में आ रहा है, तो a2 का कंपोनेंट इसके अलोंग तो आएगा a2 कोस और इधर आएगा a1 साइन। तो a1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, a2 साइन थीटा के। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वेज कंस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो थ्रेड कंस्ट्रेंट के अलोंग भी जाते हैं, है ना। थ्रेड कंस्ट्रेंट में देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमारे पास टाइप 4 आ जाएगी, उसके अंदर अपन बात करेंगे थ्रेड कंस्ट्रेंट। तो देखो बेटा, थ्रेड कंस्ट्रेंट को समझने के लिए हम एक पुली कंसिडर कर लेते हैं ना, और पुली के इस वाले एंड और इस वाले एंड को मैंने कहा कि ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, और इस थ्रेड की पुली के अक्रॉस लेंथ कितनी मान ली मैंने l। ग्राउंड से यहाँ पर ये जो मैंने डॉट दिखाए यहाँ कोई ब्लॉक भी हो सकता है, ये दूरी हमने मान ली दैट विल बी x2, क्योंकि इधर v2 है, इधर हमने मान ली x1, और इस पुली से इस ग्राउंड की इस एंड से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली x। तो जब मैं इस पर वर्चुअल वर्क मेथड लगाऊंगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास, ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी x माइनस x1, और ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी अपने पास, x माइनस x2। तो जब मैं इस पर लगाएंगे हम फॉर्मूला तो ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में लेंथ ऑफ द पुली कितनी है l, और ये किसके बराबर होगी, टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड की। और टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड और लेंथ ऑफ द पुली ये कांस्टेंट ही रहते हैं ना, तो ये कट जाएंगे। तो ये इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द थ्रेड है और ये लेंथ ऑफ द थ्रेड है ओवर पुली, और ये कांस्टेंट होता है, तो x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 0 के। अगर मैंने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लिया, क्योंकि देखो इस इक्वेशन से आंसर क्या आएगा, इस इक्वेशन से आंसर आएगा हमारे पास x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो v किसके बराबर आएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। फिर मैंने तीसरी बार इसका डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें इन्हीं दोनों का यूज करना है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो इन फॉर्मूलों का यूज करूं मैं इसी के अंदर तो कैसे करेंगे, देखो मैं चाहता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था, है ना, कि भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है।
अब ये कह रहा है कि किसी इंस्टेंट के ऊपर जो ए है उसकी तो वेलोसिटी कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, यहाँ पे वेलोसिटी है 5। तो हमें बी की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए अपन को पहले टेंशन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ टेंशन टी इधर से करेंगे, देखो टेंशन इधर से नहीं लेंगे, जो सिंगल ब्लॉक है उधर से लेंगे। ये टेंशन टी हो गई, इधर भी टी, इधर भी टी, तो ये कितनी आ गई बेटा 2t, ठीक है। और ये कितनी हो गई टी। तो जो ब्लॉक ए है उस पर तो टेंशन है टी, और ब्लॉक बी पर तो टेंशन टी है, और ब्लॉक ए पर इधर तो 2t हो गई और इधर कितनी हो गई टी, तो ये हो गया 3t। कितना हो गया 3t। और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, इधर है। तो इसमें लगाएंगे तो वही जो हम वर्चुअल वर्क मेथड लगा रहे थे उसी से हमने ये निकाला था। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, दैट विल बी 3t मल्टीप्लाइड बाई 5 और प्लस ही ले लूँ फिलहाल तो, और t मल्टीप्लाइड बाय v2, इसकी वेलोसिटी मैंने v2 मान ली, दैट विल बी v2 इज इक्वल टू 0। काटेंगे तो ये आएगा 15 प्लस v2 विच इज इक्वल टू 0, और v2 की वैल्यू आ गई -15। अब जो v2 की वैल्यू -15 आई है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये डाउनवर्ड मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड। तो बेटा ये थी इस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी जानकारी और न्यूमेरिकल्स। आई होप सभी को आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बेटा इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।